See, we had started chapter number 4, right? That day. And the chapter's title is Introduction to General and Health Insurance, जिसमें हमने general insurance पूरा किया था with introduction. We started with introduction. We had done importance of general insurance and we have done essentials. मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. कैटेगरीज में हमने किया था मेराइन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस. उसके बाद जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरीज भी होती हैं जिसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, पर्सन, लाइबिलिटी एंड स्पेशल रिस्क. ये हम लोग कुछ. मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग. अब भी ब्रेक हो रही है बच्चा. इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? यस मैम. हाँ जी. तो उसके बाद हमने किया था हिस्ट्री. मैंने आपको बोला था जस्ट रीड आउट कर लीजिएगा. उसके बाद हमने किया था जनरल इंश्योरेंस में रोल ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ये हमने सारी पॉइंट्स कवर की थी वन बाय वन. ओके. और उसके बाद हमने हेल्थ इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन शुरू किया था. ठीक है. ये था आपका हेल्थ इंश्योरेंस का छोटा सा डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी किया है, टुगेदर विथ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब फीचर्स ऑफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस. ठीक है. अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में. पहला तो बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स and benefits to society. See guys, my internet connection is little unstable today. So you guys let me know whenever I'm not audible properly. You guys let me know either through raising your hand or by writing in the chat box, or you can directly unmute yourself and speak out. Okay? Yes ma'am. Yeah. So we have benefits related to individuals and also benefits related to society. Means if we take health insurance, so is it beneficial to me personal on a personal basis? Yes, it is beneficial to me. How? We will discuss one by one. There are so many points we will discuss one by one. Individually means on a personal basis. Okay. And is it beneficial to society? Yes, it is beneficial to whole society as well. So how is it? We will look at these points which are given. This is a small chart that is given here and we will discuss one by one. Okay. See, there are so many points at individual level and there are 2 to 3 points at the society level. We are studying about benefits of taking health insurance. So risk cover. Let's discuss about benefits to individual. हमको अगर हमने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो इंडिविजुअल लेवल पे हमको क्या फायदे होते हैं. रिस्क का कवर मिल जाता है हमको. मतलब अगर फ्यूचर में कोई भी रिस्क हो जाएगा, अगर कोई अनसर्टन इवेंट हो जाएगा, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, जैसे मेडिकल का कोई ऑपरेशन, हमको किसी ऑपरेशन के अंडर को जाना पड़े, तो उस वो जो रिस्क है, वो जो अनसर्टन इवेंट है, पता नहीं होता है कभी क्या हो जाता है लाइफ में. तो अगर कोई अनसर्टन इवेंट आ जा रहा है जिसको हम रिस्क के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से जो मुझे नुकसान होता है ना, उस नुकसान का हमको कवरेज मिलता है. मतलब हमको प्रोटेक्शन मिलती है. कवर का मतलब होता है प्रोटेक्शन. तो हमको रिस्क प्रोटेक्शन मिलता है. ठीक है. पहला बेनिफिट ये है. दूसरा, हमारी फैमिली के, हमारे स्पाउसेस, हमारे चिल्ड्रन, हमारे पेरेंट्स, है ना, उनकी मतलब हमारी फैमिली में किसी की भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. तो जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से आप मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, मतलब हम या हमारे फैमिली मेंबर्स करवाते हैं, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे जितना भी हेल्थ एक्सपेंसेस का खर्चा आता है ना, उसकी भी प्रोटेक्शन हमको इंश्योरेंस के जरिए मिलती है. तो ये भी एक फ़ायदा है हमारे लिए. मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है ये. ठीक है. क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करवाना इज आई सपोज यू अंडरस्टैंड इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस. सो मिडिल क्लास पीपल, आई मीन दे कैन अफोर्ड, बट इट्स वेरी हार्ड टू अफोर्ड. ठीक है ना. मतलब पैसा जमा कर करके वो कैसे तो भी अफोर्ड करते हैं. ठीक है ना. तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होता है. डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंसेस भी मिलता है, ये भी एक बेनिफिट है.
अभी आपने देखा होगा किसी किसी की ना, किसी किसी की डिजीजेस ऐसे होती हैं जिनको है ना एवरीडे हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। अभी जैसे बहुत सारे लोगों को बोन्स की प्रॉब्लम होती है, बोन्स वीक होते हैं, या फिर एक्सीडेंट के बाद वीक हो जाता है इंसान, तो उसको ना फिजियोथेरेपी करवाने को बोलते हैं, एक्यूप्रेशर करवाने को बोलते हैं, है ना। तो फिजियोथेरेपी कराने के लिए तो आपको हॉस्पिटल एवरीडे विजिट करना पड़ेगा ना, डेली। तो जो डेली खर्चा होता है ना, डेली हॉस्पिटल का खर्चा, वो भी कंपनी आपको भर के देती है। उसको बोलते हैं डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंसेस। आपको कैश अलाउंसेस मतलब इंश्योरेंस कंपनी भर के देती है कि आपको ये खर्चा उठाने की जरूरत ना पड़े। उसको बोलते हैं डेली हॉस्पिटल कैश अलाउंसेस। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है नीचे, एसबीआई का जो हॉस्पिटल डेली कैश पॉलिसी, नाम ही देखो ऐसे है। एसबीआई की एक स्कीम है, एसबीआई मतलब बैंक नहीं, एसबीआई लाइफ की बात करी, लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी खैर ये तो जनरल है, तो एसबीआई का जनरल इंश्योरेंस कंपनी भी है, जिसमें उन लोगों ने एक स्कीम निकाली है। उस स्कीम का नाम है एसबीआई हॉस्पिटल डेली कैश पॉलिसी। पॉलिसी का नाम ही ऐसा है, जिसमें वो क्या प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को, डेली कैश बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। कितना कैश बेनिफिट देते हैं, कितना, 2,000 रुपए। और अगर अगर पेशेंट आईसीयू पेशेंट है और एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब एक्सीडेंट की वजह से आप हम हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो 4,000 रुपीज मिलता है उस केस में। और नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं तो 2,000 रुपीज पर डे। पर डे, डे की बात चल रही है, डे। क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, कौन सी स्कीम का नाम पढ़ रहे हैं, डेली। ठीक है, तो ये भी एक बेनिफिट है। नेक्स्ट, पीस ऑफ माइंड, नो वरी, मिनिमम वरीज, टेंशन नहीं, बिल्कुल हम शांति से रहते हैं। पीस ऑफ माइंड होता है, इंसान को पता होता है कि अगर मेरा फ्यूचर में कुछ भी हुआ, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी भी पड़ी, सो आई एम टेंशन लेस। देखो, लोगों को ना दो टेंशन होते हैं। एक तो पहले तो एक्सीडेंट हो गया, ओ गॉड एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, एक्सीडेंट हो जाने के बाद अभी मेडिकल खर्चा होगा, तो खर्चे का एक टेंशन अलग, और एक्सीडेंट हो गया दूसरा टेंशन अलग। तो एटलीस्ट एक टेंशन से तो छुटकारा मिल जाता है ना, वी गेट वरी लेस, राइट। मतलब पीस ऑफ माइंड होता है कि हम लोग एटलीस्ट टेंशन ना करें कि कंपनी बैठी है, दे विल पे अस, दे विल रीइम्बर्स अस। ठीक है, एटलीस्ट अभी एक टेंशन से तो कम हो गया ना हमको, एक टेंशन से तो हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, काइंड ऑफ। ठीक है, इसीलिए वो बेनिफिट बता रहे हैं पीस ऑफ माइंड का। तो अच्छा, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, ये हमने कल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस किया था, मतलब कल मतलब लास्ट लेक्चर में। टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको सेक्शन 80D के अंदर। मतलब आप जब भी कोई पॉलिसी खरीदोगे ना, उसमें आपको रीड करना है टर्म्स एंड कंडीशंस में सेक्शन 80D इंक्लूड है कि नहीं है। देखो लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D ऑफ आईटी एक्ट। आईटी माना इनकम टैक्स एक्ट। आईटी का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे रिपीट करो। यस, रिपीट करो, इनकम आईटी टैक्स। का इनकम टैक्स, वेरी गुड। इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था ना 1961 में, उसमें सेक्शन 80D बनाया। डी स्टैंड फॉर मेडिकल, मेडिकल अलावेंसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आप जो भी खर्चा करोगे ना, उसके लिए आपको कंपनी जब आपको बेनिफिट्स देती है ना, तो उसके साथ साथ एक और बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट। मतलब आपकी इनकम पे टैक्स जो लगती है, उसका बर्डन कम हो जाता है, टैक्स बर्डन कम हो जाता है। इसके लिए इसको बोला जाता है टैक्स बेनिफिट। क्यों? क्योंकि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स अभी कम भरना पड़ेगा, सो मेरे सर पे जो टैक्स बर्डन है वो कम हो जाता है। कब, क्यों, कब कम होगा? जब आपने किसी अच्छी कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी होगी, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा, तो गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देती है। कंपनी तो आपको बेनिफिट देती ही देती है, गवर्नमेंट भी देती है। कौन सा बेनिफिट? टैक्स बेनिफिट। अच्छा, ऑर्गन डोनर के लिए भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी सारा इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। आपने देखा होगा ऑर्गन डोनर्स होते हैं ना, जैसे ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती हैं, हार्ट हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी, हार्ट की होती हैं, या फिर किसी भी ऑर्गन, किडनी बोल दो, या फिर कोई और ऐसा पार्ट जो किडनी, ट्रांसप्लांट। आई। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे कोई भी अगर अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी के अंडर हम जा रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा रेगुलर खर्चा जितना भी होता है वो कंपनी भरती है ना। और इसके साथ साथ कोई कोई कंपनीज तो इतनी अच्छी होती हैं कि आपको एड ऑन बेनिफिट्स भी देते हैं, मतलब राइडर्स भी देते हैं।
वो कंपनी कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड होता है। देखो जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं तो स्कीम्स होती है ना, अलग अलग, अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। सिम कार्ड खरीदने जाते तो अलग अलग कंपनी की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी के मैटर में भी वैसे ही होता है, अलग अलग पॉलिसी की अलग अलग कंपनी की, मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग पॉलिसीज की अलग अलग स्कीम्स होती हैं। ओके, ये था आपके सारे बेनिफिट्स, 6 बेनिफिट्स थे हमारे, बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल्स, मतलब पर्सनल लेवल पे मुझे क्या बेनिफिट है। अच्छा, अब अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा तो क्या सोसाइटी को भी बेनिफिट होता है? हाँ बिल्कुल होता है। सबसे पहला बेनिफिट होता है सोसाइटी को, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इसका मतलब मैं आपको पहले बैंकिंग ईएमएफएस में भी बता चुकी हूँ, अब ओआईएस में भी हम कर रहे हैं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी या बैंकिंग कंपनी दोनों क्या करते हैं, सेविंग्स को मोबिलाइज करते हैं। खैर अभी तो हम सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा पूरा सब्जेक्ट ही इंश्योरेंस का है, ओवरव्यू ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस कंपनी भी सेविंग्स को मोबिलाइज करती है। अब ये मोबिलाइज का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि जहां जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा उनके लॉकर में पैक किया हुआ पड़ा है, जो प्रोडक्टिव यूज नहीं हो रहा है जिनका, तो उनको कंपनी बोलती है स्कीम्स लो हमसे, पॉलिसी खरीदो। उनको स्कीम्स बेचते हैं, पॉलिसीज बेचकर वो पैसा निकालते हैं प्रीमियम के नाम पे। अब कंपनी के पास वो पैसा आ गया तो कंपनी क्या करती है, ये पैसा जो प्रीमियम के नाम पे लोगों से कंपनी के पास आया, उन्हें किसी यूजफुल एरिया में लगाया जाता है, किसी प्रोडक्टिव एरिया में लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल, किसी को अगर एजुकेशन की नीड है, पैसा नहीं है, एजुकेशनल लोन ले लेते हैं वो लोग। मतलब यही पैसा जो किसी और का था और लॉकर में बंद पड़ा था पैसा घर में, और वो कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं था उसका, अब वो पैसा निकल के कंपनी में आया प्रीमियम के नाम पे। अब कंपनी इस प्रीमियम को लॉक करके नहीं रखती है लॉकर में, नहीं, वो क्या करती है, बाहर लोन्स के फॉर्म में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स खरीदती है, गवर्नमेंट को जहाँ फंड्स की नीड होती है वो भी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है ना, ब्रिजेस, फ्लाईओवर एक्सेट्रा, उसमें उसके लिए भी तो फंड्स चाहिए गवर्नमेंट को। तो इंश्योरेंस कंपनी को कंपल्सरीली उसमें भी थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, सो दैट गवर्नमेंट गेट्स द फंड्स। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये जो, यस मैम। हाँ, तो ये जो लोगों का पैसा है प्रीमियम के नाम पे कंपनी के पास आया, उसका प्रोडक्टिव यूज होना इज नोन एज मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। इज इट नाउ क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। मैम आपकी आवाज धीरे आ रही है। ये आ रही है, अब आ रही है? हाँ हाँ, मतलब जो लोगों का अनप्रोडक्टिव फंड्स है उनको प्रोडक्टिव टाइप में यूज करना, उसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जिनको बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है तो बिजनेस के लिए किसी को लोन दे दिया, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट हो गया मतलब सामने वाले पर्सन की इनकम स्टार्ट हो गई, तो पावर्टी लाइन भी कम हो जाएगी, जो कमाता नहीं था वो कमाने लगा। देखो कितने सारे एडवांटेजेस है सोसाइटी को, देख रहे हो आप? वो सिर्फ हम इतना ही नहीं लिख सकते मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, हम तो ये भी लिख सकते हैं कि बिजनेस, जो जिनके पास बिजनेस नहीं है उनके पास फंड्स हो जाएंगे, जिनके पास एजुकेशन नहीं है उनके पास एजुकेशन के लिए फंड्स हो जाएंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। अच्छा, अब है ना, गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम्स निकालती रहती है, जनहित योजना, या फिर बीमा योजना, जन बीमा योजना, जन आरोग्य बीमा योजना निकालती है ना गवर्नमेंट, ये सारे स्कीम्स सुना होगा, ये सारे नाम सुने होंगे आपने, ये गवर्नमेंट यस मैम, स्कीम्स निकालती एडवर्टाइजमेंट में। है। हाँ, ये गवर्नमेंट है ना स्कीम्स निकालती है लोगों के लिए। तो अब मुझे अगर गवर्नमेंट की स्कीम नहीं खरीदनी हो तो कुछ और अच्छा खरीदना हो, और भी अच्छा और भी अच्छा, तो सब्सटीट्यूट है ना, सब्सटीट्यूट मतलब ऑप्शन है ना आपके पास। प्राइवेट कंपनी का कोई ऑप्शन देख लो, उसमें तो आपको राइडर्स भी मिलेंगे, आप अपनी मर्जी से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को प्लान में चेंजेस भी कर सकते हैं, पॉलिसी में चेंजेस भी कर सकते हैं। आया समझ में? सब्सटीट्यूशन मतलब आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट को भी प्रोग्राम्स को भी सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब आपको ऑप्शंस देते हैं। अच्छा, अगर अगर बहुत सारे ऑप्शंस है तो उसमें कुछ ऑप्शंस तो ये भी होंगे कि जिसमें से आपको टैक्स बेनिफिट्स मिले, तो ये भी सोसाइटी के लिए बेनिफिट है, लोगों के लिए बेनिफिट होता है। इफेक्टिव यूज ऑफ कैपिटल एलोकेशन मतलब आपके पास जो फंड्स जमा हुए इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसका इफेक्टिव यूज होना। इफेक्टिव मतलब
ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाना जहाँ से सोसाइटी में डेवलपमेंट आए, कंट्री में डेवलपमेंट आए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्ड करना, रोड, ब्रिजेस, फ्लाईओवर एक्सेट्रा, मतलब डेवलपमेंट हो कंट्री का, जैसे मेट्रोज बनाना, तो उसके लिए भी तो फंड्स चाहिए ना। तो यही तो वो फंड्स होते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी भी थोड़ा गवर्नमेंट को हेल्प करती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। सो हिस्ट्री आपके पढ़ने के लिए है, हमारे बेनिफिट्स हो गए। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। ओके, नाउ टाइप्स। अब टाइप्स को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बड़े ध्यान से देखो। है हेल्थ इंश्योरेंस, बट उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तीनों हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट ही है। तीनों में बात किसकी चल रही है? वैल्यूएबल हेल्थ, ठीक है। हमारी हमारी हेल्थ कितनी वैल्यूएबल होती है, अगर हेल्थ नहीं है तो देयर इज नो हेल्थ, देयर इज नो वेल्थ, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ होती है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मेडिकल एक्सपेंसेस से रिलेटेड, डिसेबिलिटी से रिलेटेड, लॉन्ग टर्म केयर से रिलेटेड, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला मेडिकल, नाम से ही सब कुछ, नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइटल सब बता देता है। मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस मतलब ये हमने पहले क्लियर किया है, पहले वाले लेक्चर्स में हमने समझा ये वापस रिपीट कर रहे हैं टाइप्स के नाम पे, ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, रिपीट कर रहे हैं तो क्या बोलता है इसमें। अगर कोई भी किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी कारण से हमको मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी पड़ रही है या मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसको पहले आप भरते हो, पहले जाके हॉस्पिटल में एक्सपेंसेस आप भरते हो। फिर सारे एक्सपेंसेस भरने के बाद आपने तो ऑलरेडी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, अब क्या करते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी के पास जाते हो और कहते हो मेरे पास सारा प्रूफ है, मेरा ये एक्सीडेंट हुआ, फिर उसके बाद मैंने ये हॉस्पिटल में इस पर्टिकुलर डॉक्टर से ऑपरेशन करवाया, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, जिसका मेरा 2 दिन मैंने हॉस्पिटलाइजेशन भी किया, मतलब 2 दिन मुझे वहाँ पे रहना पड़ा, या 3 दिन रहना पड़ा, या 5 दिन हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा, तो उसका टोटल मेरा खर्चा आया 2 लाख रुपए, सब दवाइयों को मिला के, हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब जहाँ स्टे करना पड़ा मुझे हॉस्पिटल में, उसके एक्सपेंस सब मिलाकर, मेडिकल ट्रीटमेंट को मिलाकर 2 लाख का खर्चा आया। अब वो 2 लाख तो हम भर चुके हैं, अब कंपनी आपको रीइम्बर्स करती है। याद है आपको, मैंने ये बताया था, पूरा ये एक्सप्लेन किया था, बताया था ना। Yes, do you remember the main benefit under these insurance scheme is that predetermined number of days stay in the hospital and hospital costs are covered in the scheme. मतलब आप जितने दिन हॉस्पिटल में स्टे करते हो, कितना खर्चा आया, दवाइयों का कितना खर्चा, हॉस्पिटल कॉस्ट मतलब दवाइयों का कितना खर्चा, और डॉक्टर्स को कितना फीस पे किया, उसका खर्चा, सब कुछ इस स्कीम में इंक्लूड होता है। Are you following me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आता है डिसेबिलिटी। किसी भी रीजन की वजह से अगर कोई इंसान डिसेबल्ड हो जाए, या फिर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट में जाता है, जैसे अब बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, पैरालिटिकल अटैक आ जाते हैं, पैरालिटिक अटैक, तो वो पैरालिटिक अटैक की वजह से ना उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइजेस होती हैं जो जो डॉक्टर के प्लेस पर हॉस्पिटल में जाकर करवानी पड़ती हैं। तो उसका जो अब आप देखो, क्योंकि कोई पर्सन डिसेबल्ड हो जाए तो इनकम का भी तो लॉस होता है ना, मतलब अभी वो इनकम अर्न नहीं कर पाएगा, तो उसका नाम, मतलब ऐसी स्कीम, ऐसे लोग जो अगर ऐसी सिकनेस के थ्रू जा रहे हैं, डिसेबल्ड हो चुके हैं और इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, इनकम अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए डिसेबिलिटी इनकम कवर करके टाइप निकाला गया है। टाइप एक और तरीका निकाला गया है इंश्योरेंस का, जिसका नाम है डिसेबिलिटी इनकम कवर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो कंपनी Yes, आपको ma'am. कॉम्पेंसेट करती है। अच्छा, नेक्स्ट है, लास्ट आपका लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस। अब ये लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस क्या होता है? केयर का मतलब क्या होता है? मतलब ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है मैम? लॉन्ग टर्म मतलब जब मेजर सर्जरी होती है। अब देखो, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, आप है ना क्रिटिकल इलनेस ले लो, बहुत बड़ी बीमारी किसी को हो गई है,
जैसे कैंसर ले लो या फिर हार्ट अटैक बोल दो, मतलब जो लॉन्ग टर्म बीमारियां होती है जो आजकल में ठीक नहीं होंगी, जो हफ्ते भर में ठीक नहीं होती हैं यूजुअली, जैसे ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम देख लो, या फिर ट्यूमर कहीं पे भी हमारी हमारी बॉडी में कहीं पे भी वो आजकल तो हो सकता है, तो वो ट्यूमर का एग्जांपल ले लो, ट्यूमर। तो जैसे ये जो डिजीजेस है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, इन शॉर्ट जब वो लॉन्ग टर्म केयर के बारे में बोलता है ना, देखो जब है ना इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी बेचती है ना, तो वो है ना नाम सोच समझ के रखती है पॉलिसी का। क्यों? क्योंकि नाम सुन के ना लोग डर जाते हैं, बिल्कुल अजीब सा फील करने लगते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल सकती हूँ ना स्ट्रोक स्ट्रोक अटैक इंश्योरेंस, कितना नाम सुन के कितना डर लग रहा है कि मुझे स्ट्रोक अटैक आ गया तो, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, है ना। ट्यूमर ट्यूमर केयर इंश्योरेंस, अगर मैंने नाम ही ऐसा रख दिया तो कितना सुनने में कितना मतलब वो लग रहा है, स्कैरी है, फियरफुल है। तो ना कंपनी नाम ऐसे नहीं लगती। अभी लाइफ इंश्योरेंस एक्चुअली तो वो डेथ पे लागू होता है, एक्चुअली तो वो डेथ की वजह से लोग करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस, पर कंपनी नाम डेथ इंश्योरेंस नहीं रखती है, हो तो एक्चुअली डेथ का इंश्योरेंस हो रहा है। ओके, लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होता है, बट वो नाम नहीं रख सकते ना फिर डेथ, क्योंकि हम डेथ से बहुत डरते हैं। सो कोई भी खरीदेगा ही नहीं ना। फिर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदोगे जो आपको डराता है, खरीदोगे नहीं। छोटे बच्चे होते हैं उनको हम खिलौना लेके देते हैं, टॉयज, वो ऐसा कोई खिलौना प्रेफर करते हैं जिससे डर लगे? नहीं। तो हम भी तो वैसे ही हैं, जिस चीज से हम डरते हैं वो चीज हमको नहीं चाहिए, वी डोंट वांट देम, राइट। सो कंपनी भी ना बहुत स्मार्ट होती है। कंपनी ना नाम देखो कैसे रखती है, लॉन्ग टर्म केयर, हम आपका लंबे समय तक ध्यान रखेंगे। कितना अच्छा नाम है, नाम सुन के लोग वाव बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर की किसको क्या पता, है ना। ठीक है, तो देखो उस मतलब लॉन्ग टर्म केयर के अंदर है ना एक्चुअली क्या इंक्लूड होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों वाले जो खर्चे होते हैं ना, जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर एक्सेट्रा, जो बहुत सीरियस इलनेस होते हैं, डिजीजेस होते हैं, जिसके लिए आपको मेजर मेडिकल सर्जरी के अंडर जाना पड़ता है, मेजर मेडिकल कवरेज, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपका, आप जब इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो ना तो थोड़ा प्रीमियम भी ज्यादा होता है, हाँ हैवी होता है उसका प्रीमियम। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ सम पॉपुलर पॉलिसीज आर, अब कुछ कंपनीज की, बहुत सारी कंपनीज की कुछ पॉपुलर पॉलिसीज है। पॉपुलर मतलब फेमस। इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी, इंडिविजुअल खुद आप अपनी खुद के लिए खरीद सकते हो, ठीक है। छोटा मोटा मेडिकल एक्सपेंसेस या हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है स्टे इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ड्यूरिंग इलनेस, ड्यूरिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ऑपरेशन, इस रीजन की वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, मतलब हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ा। तो कितने डेज के लिए? प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज। प्री प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब स्टे करने से पहले तक का आपका जो भी था वो 30 डेज का आपको कवरेज मिलेगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको 60 दिन तक, 60 डेज तक आपका जितना भी खर्चा हो रहा है मेडिसिन पे, डॉक्टर्स को विजिट करने में या जो भी एक्सपेंसेस में, उसका आपको खर्चा 60 डेज तक मिलेगा। कितने एज ग्रुप के पर्सन के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है? स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स टू 80 ईयर्स। कितना लॉन्ग हो सकता है ये? 3 मंथ से स्टार्ट हो सकता है, एज लॉन्ग एज वन और सॉरी 5 ईयर्स से स्टार्ट हो सकता है, सॉरी, चिल्ड्रन एजेड बिलो 5 ईयर्स बट नॉट बिलो एज मंथ ऑफ 3 ईयर्स, 3 मंथ्स, उनके लिए नहीं आप ले सकते हो। 3 मंथ से जो नीचे बच्चे हैं, हाँ स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? 5 ईयर्स से। बच्चे जो 5 साल की उम्र के हैं उनके लिए आप ये पॉलिसी खरीद सकते हैं, और पेरेंट्स के लिए भी खरीद सकते हैं, खुद के लिए भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसका नाम क्या है पॉलिसी का? इंडिविजुअल मेडिकल सॉरी इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी, ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी। ये क्या चीज है? ग्रुप मेडिक्लेम क्या चीज है? अभी जैसे कॉर्पोरेट कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज के लिए अगर मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदना चाहती है, तो मेरे पास 20 एम्प्लॉयज हैं, तो आप बता दो कंपनी को 20 एम्प्लॉयज हैं, ये एज ग्रुप अब मेरे एम्प्लॉयज का है फ्रॉम फ्रॉम 25 ईयर्स टू 40 ईयर्स, ये सारे एम्प्लॉयज की एज ग्रुप है,
मतलब कोई 25 ईयर्स का है, कोई 30 ईयर्स का भी है, कोई 42 ईयर्स का भी है, और उनको आप बता दो कितना कौन सी पॉलिसी चाहिए, वो बना देंगे, कंपनी आपको बना कर देगी, उसको बोलते हैं ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी। आया समझ में? नेक्स्ट, ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी। अब ओवरसीज का मतलब क्या होता है? ओवरसीज का मतलब होता है बाहर की कंट्रीज, इंडिया से बाहर। ओवरसीज, ओवर मतलब बाहर, बाहर की कंट्रीज का मेडिक्लेम पॉलिसी। अब ये टेलर्ड होता है, टेलर्ड मतलब आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस करा सकते हो। ये पॉलिसी टेलर्ड पॉलिसी होता है। टेलर्ड का मतलब आप अपने हिसाब से, जब जब बिजनेस, देखो कभी कभी ना किसी का बिजनेस ही ऐसा होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो आपको है ना बार बार आना जाना, कंट्री से बाहर आना जाना करना पड़ सकता है। पड़ सकता है, क्या करना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस ही ऐसा है। तो कभी कभी है ना हम लोग ओवरसीज ट्रिप्स लगाते हैं। ओवरसीज का मतलब होता है आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड कंट्री। आउटसाइड कंट्री ना हमारी ट्रिप्स ज़्यादा होती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर हम हॉलीडे पे जा रहे हैं 1 महीने के लिए, या फिर हम स्टडीज़ करने जा रहे हैं 4 साल के लिए। ओवरसीज, इंडिया से बाहर, कंट्री से बाहर। तो ऐसे केस में जब आप एब्रॉड जा रहे हो तो इंडियन करेंसी में आपको प्रीमियम भरना है। पहली बात तो ये पॉलिसी आप खरीदते हो, कौन सी पॉलिसी? ओवरसीज मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदते हो इंडिया से ही। कहाँ जाने के लिए? इंडिया से बाहर जाने के लिए, कि कल को मुझे कुछ हो गया वहां पर तो मेरी फैमिली को पूरा खर्चा भर के मिलेगा। अच्छा, प्रीमियम कैसे भरना है? इंडियन करेंसी में ही भरना है। और क्लेम कैसे मिलेगा? एब्रॉड, मतलब जहाँ पे आप जा रहे हो ना, फॉरेन करेंसी के हिसाब से आपको क्लेम सेटल करके मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएस जा रहे हो तो आपको मिलेगा डॉलर्स में, आप जा रहे हो से यूरोप तो यूरोस में मिलेगा आपको, और आप जा रहे हो दुबई में तो ग्राम्स में आपको क्लेम सेटल करके मिलता है, एंड सो ऑन। एग्जैक्टली मतलब वैसा ही होता है जैसे ये पॉलिसी में बताया, एग्जैक्टली वैसा ही होता है ये। ठीक है, प्रीमियम आपको इंडियन करेंसी में ही भरना है, लेकिन क्लेम आपको सेटल होके कौन सी करेंसी में मिलता है? फॉरेन करेंसी में। आया समझ में? ये फॉरेन ट्रैवल जो बहुत लोग करते हैं ना, उनके लिए यही होता है। ठीक है, और भी कुछ पॉलिसीज हैं। जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, मैं अभी भी बता रही थी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये बहुत फेमस है, बहुत। कैंसर इंश्योरेंस, देखो नाम ही कैसे रखा है, कैंसर इंश्योरेंस। भविष्य आरोग्य पॉलिसी, मतलब भविष्य, भविष्य मतलब फ्यूचर, आरोग्य मतलब स्कीम, फ्यूचर का स्कीम, फ्यूचर के बारे में बेनिफिट सोचकर हमने एक स्कीम निकाली है, उसको नाम क्या रखा है? भविष्य आरोग्य पॉलिसी। हॉस्पिटल डेली कैश अलाउंसेस पॉलिसी, अभी अभी हमने देखा, एक्सेट्रा। ये कुछ पॉलिसीज के नाम बताए हैं, सो दैट अगर पूछे भी तो आप बता सको। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मेडिकल, सॉरी, टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। क्या पढ़ा हमने? ये टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 3। पहला क्या है? मेडिकल मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योरेंस, एक्सपेंसेस, वेरी गुड, मेडिकल एक्सपेंसेस। दूसरा क्या है? डिसेबिलिटी इनकम डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, इनकम इनकम, इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी डिसेबल। इनकम, मतलब डिसेबिलिटी की वजह से अगर इनकम का लॉस होता है तो ऐसे लोगों के लिए डिसेबिलिटी इनकम इंश्योरेंस का टाइप होता है। अच्छा, लास्ट क्या हमने पढ़ा? लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म केयर केयर इंश्योरेंस। वेरी लॉन्ग गुड, टर्म केयर वेरी गुड। इंश्योरेंस। लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, ये बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है ना उसके लिए होता है। कुछ और पॉपुलर पॉलिसीज का नाम भी हमने पढ़ा, जैसे इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी जो इंडिविजुअल लेवल पे होती है, ग्रुप मेडिक्लेम जो कॉर्पोरेट कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस अपने एम्प्लॉयज के लिए ले सकते हैं। ओवरसीज मतलब जब आप बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो ऐसे रीजन के लिए आप ओवरसीज इंश्योरेंस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स। हमने अभी अभी क्या पढ़ा? देखो स्टूडेंट्स है ना मिस्टेक करते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, दैट्स इट, दैट्स इट। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के स्कीम्स। कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं? देखो, दो स्कीम्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, गवर्नमेंट, मार्केट। मार्केट बोले तो प्राइवेट। एक गवर्नमेंट की स्कीम होती है, एक प्राइवेट स्कीम होती है, आपको जो अच्छी लगे आप वो खरीदो। गवर्नमेंट की स्कीम में दो होते हैं, एक एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट गवर्नमेंट की। दिख रहा है आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दिख रहा है? यस मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। अच्छा, मार्केट
मार्केट बेस्ड में क्या होता है, प्राइवेट, मतलब जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एलआईसी, अब ये एलआईसी क्यों बोल रहा है मुझे पता नहीं, यहाँ पे एलआईसी का नाम आना तो नहीं चाहिए। एनीवेज, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें होती हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड इंश्योरेंस सिस्टम भी होता है इसमें, एनजीओज भी होते हैं कुछ जो आपको प्राइवेट बेसिस पे स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। एनजीओज मतलब नॉन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ कॉर्पोरेट बेस्ड स्कीम्स भी होती हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज आती हैं जो स्कीम्स निकालती हैं और वो लोगों तक पहुंचाती हैं। दैट्स इट, ये आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। ये डिटेल बताया है उन्होंने, बस ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ टाइप्स पता होने चाहिए, दैट्स इट। अब आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये हर चैप्टर में आपको मिलेगा, हर चैप्टर में। डिटर्मिनेंट्स आपने देखो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था लाइफ इंश्योरेंस के, फिर उसके बाद हमने जनरल इंश्योरेंस के भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े, फिर अभी हेल्थ इंश्योरेंस के डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो मतलब आपको हर जगह डिटर्मिनेंट्स तो आपको हर चैप्टर में मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स मतलब जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब क्यों हेल्थ इंश्योरेंस लोग खरीदते, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जब मैं हेल्थ इंश्योरेंस आपको बेच रही हूँ। समझो मैं कंपनी हूँ और आप मेरे क्लाइंट हो, मैम, कस्टमर हो। हाँ जी बोलिए। डिटर्मिनेंट्स का मतलब आपने फैक्टर को फैक्टर्स इफेक्ट करते हुए बताया फैक्टर्स ना। यस, फैक्टर्स फैक्टर्स। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक कंपनी को, जब जब एक कंपनी अपने कस्टमर को पॉलिसी बेच रही है, तो कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं पॉलिसी बेचने से पहले ध्यान में रखने पड़ते हैं, ठीक है। अभी देखो सबसे पहला एज, जेंडर, मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल कंडीशन, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, फिनेंशियल स्टेटस क्या है आपका, ऑक्यूपेशन क्या है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एज। हम क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स कौन सी चीज के पढ़ रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस। तो अब हेल्थ के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज। यूजुअली देखो 90% तो ये देखा गया है ना कि जो यंग जनरेशन के लोग होते हैं, एज जिनकी छोटी होती है, उनमें उनमें फॉलिंग सिक, चांस ऑफ फॉलिंग सिक इज यूजुअली लेस। और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए चांस ऑफ फॉलिंग सिक इज यूजुअली मोर। आर यू गेटिंग माई एग्जाम्पल? इसीलिए ये एज फैक्टर Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एज फैक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीनियर सिटीजन का जब आप इंश्योरेंस लेने जाओगे ना, 60 ईयर्स का एज हो गया, या चलो सीनियर सिटीजन नहीं, चलो 40 ईयर्स या 50 ईयर्स, 50 ईयर्स की मेरी मॉम हो गई, अब मैंने उनका इंश्योरेंस लेना है, तो उनके लिए ना बहुत बहुत मेडिकल एग्जामिनेशन करवाने पड़ेंगे, क्योंकि कंपनी चेक करती है कि ये तो अब तो सीनियर सिटीजन होने वाले हैं, इनकी एज भी ज़्यादा है, कौन सी बीमारियां हैं इनको, तो उसमें ना फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती हैं। वेरस अगर मैं करवाने जाऊंगी ना तो मेरी फॉर्मेलिटी इतनी नहीं होगी, बस सामने से मुझे एक बार एजेंट देख लेगा तो समझ जाएगा ये तो बिल्कुल ठीक है और बराबर है, और कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। तो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट होता है जेंडर। मतलब अभी देखा गया है फीमेल मेल्स में ज्यादातर हायर इन मेल्स देन फीमेल्स, सॉरी हायर इन फीमेल्स देन इन मेल्स, मतलब आप देखोगे तो फीमेल्स में ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स पाई गई हैं फिजिकल टर्म्स में एज कंपेयर टू मेल्स। तो वो भी एक क्या बोलते हैं उसको, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इंश्योरेंस कंपनी हैज टू गो थ्रू बिफोर सेलिंग द पॉलिसी टू एनी क्या बोलते हैं कस्टमर। जैसे अब जेंडर में मैं ले लूँ फीमेल, तो फीमेल का जैसे प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट इश्यूज होते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं, प्री प्रेगनेंसी इश्यूज होते हैं, तो वो भी उसकी वजह से भी तो कुछ बीमारियां हो जाती हैं ना फीमेल्स में, कुछ डिजीजेस आ जाते हैं फीमेल्स में, कुछ ऑपरेशन कराने पड़ते हैं फीमेल्स को, वेरएज ये मेल्स को नहीं कराना पड़ता। तो सी आई हैव टू इंट्रोड्यूस इट टू यू सो दैट आपको पता चले कि जेंडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना, बताना पड़ रहा है मुझे आपको, ठीक है ना, जैसे आपको आइडिया मिले एग्जाम्पल के जरिए कि जेंडर भी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं मेडिकल हिस्ट्री। अब मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी निकालनी है
पहले डायबिटीज थी कि नहीं थी, अब कम हो गई है। पहले कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स आपकी आपके आपके हेल्थ से कुछ अटैच थी कि नहीं थी, पहले कोई अटैक आ चुका है क्या, माइनर अटैक, या मैम ब्लड प्रेगनेंसी के प्रेशर। टाइम पे। हाँ हाँ, मतलब पहले कुछ ऐसा हो चुका है कि आपके लाइफ में, या एक्सीडेंट की वजह से कोई सर्जरी करवाई होगी आपने, या कुछ प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ ऑपरेशन हुआ था, समथिंग लाइक दैट। अगर कुछ ऐसा है तो पहले की मेडिकल हिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी। मतलब कंपनी जानकारी लेती है आपसे। फिजिकल कंडीशन कैसी है आपकी अभी, अभी ठीक है, अभी आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है। फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, आपके घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज। आपने देखा होगा डायबिटीज लगभग अगर पेरेंट्स को होती है तो बच्चों को आई जाती है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, अभी स्किन एलर्जी होती है, वो भी तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम है ना। अगर मेरी मॉम को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है बच्चों में भी वो प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो ये जानकारी निकालते हैं वो, ये फैक्टर्स को रखते हैं ध्यान में, वो पूछते हैं हमसे ये सारी चीजें पॉलिसी बेचने से पहले। तो ये वही तो है डिटर्मिनेंट्स, मतलब क्या, पॉलिसी बेचने से पहले कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी ध्यान में रखती है कि हमको कस्टमर से पूछने। फिनेंशियल स्टेटस क्या है आपका, कितना प्रीमियम भर सकते हो, कितना नहीं भर सकते हो, वो जानकारी निकालेंगे तब जब ये पता चलेगा कि कंपनी कितना, सॉरी, क्लाइंट कितना अर्न करता है, उनकी इनकम क्या है, वो मिडिल क्लास को बिलोंग करता है कि अपर क्लास को बिलोंग करता है, हायर क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है, कि प्रीमियम कितना अफोर्ड कर पाएगा, उस तरीके की पॉलिसी हम आपको भेजेंगे ना, सॉरी बेचेंगे ना। तो दैट इज फाइनेंशियल स्टेटस। ऑक्यूपेशन, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन यू आर एंगेज्ड इन। ऐसा कुछ ऑक्यूपेशन तो नहीं है जो थोड़ा एडवेंचरस और थोड़ा डेंजरस है, जैसे कंस्ट्रक्शन, जैसे आपको लटक के काम करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बीच में मतलब बिल्डिंग बना रहे हो और आधी बनी हुई बिल्डिंग है एंड दे हैव टू गो अप एंड देन हैंग अराउंड, मतलब नीचे नीचे झुक के उनको समथिंग लाइक उनको पोरिंग करनी पड़ती है, और मतलब सीमेंट लगाना होता है या फिर कीले ठोकने होते हैं। सो इट्स अ डेंजरस वर्क, राइट। या फिर मीडिया में है तो कल मारपीट भी हो सकती है है ना, ठीक है। सेल्स में है मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, सेल्स में अगर आप हैं तो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में है तो ट्रैवलिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ सकती है। ऐसा कोई ऑक्यूपेशन है क्या जो ज़्यादा एडवेंचरस है, जैसे। यस यस, क्या बोल रहे हैं बच्चा। तो ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है। मतलब इकोनॉमिकली आप कैसे स्ट्रॉन्ग हैं, या फिर आपके पास ऐसा कोई जॉब तो नहीं है जो बार बार चला जाता है फिर बार बार वापस आ जाता है, टेम्पररी जॉब तो नहीं है, या आपको निकाल दिया गया हो कहीं से। तो ये सारी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स मतलब आपको कैसी ट्रीटमेंट, कैसे कैसे आपको कन्वीनियंट होगा, कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए, कैशलेस वाला चाहिए कि रीइंबर्समेंट वाला चाहिए, कि आपको कैसे मतलब पेमेंट कैसे करोगे आप प्रीमियम की, बैंक अकाउंट से कि कैश में, कि आपकी जब सैलरी आएगी उसमें से खुद ही डिडक्ट हो जाए। ये सारी चीजें कंपनी आपसे पूछती है। अदर फैक्टर्स ये और कुछ दो तीन चीजें और होती है जो कंपनी पूछती है आपसे। मैम हाँ जी व्हाट बोलिए। इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैशलेस ट्रीटमेंट? कैशलेस का मतलब मैंने आपको कल वाले लेक्चर में बताया था। अब ये ना कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऐसे होती हैं, मैंने पॉलिसी खरीदी समझो कैशलेस, तो कैशलेस पॉलिसी में क्या होता है, उस पॉलिसी में ना 10 या 20 हॉस्पिटल्स का नाम होगा। तो जब भी मुझे कोई ऑपरेशन करवाना है ना तो मैं 10 या 20 हॉस्पिटल्स जो उस लिस्ट में दी हुई है ना उसमें से कोई एक हॉस्पिटल पिक करती हूँ, वहीं पे जाके उसी डॉक्टर से रेकमेंडेशन, आई मीन वो रेकमेंडेड जो डॉक्टर है उन्हीं से ही ऑपरेशन कराती हूँ, और मुझे कुछ भी कैश नहीं भरनी पड़ती है। कंपनी सीधा पे करती है हॉस्पिटल में उस डॉक्टर को, मतलब आपको कुछ भी नहीं भरना होता है। अभी कुछ भी नहीं भरना होता है का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं भरना। सपोज अगर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जितना भी मेडिकल ट्रीटमेंट होगा उसका 80% हम भरेंगे, तो 20% तो आपको भरना है ना। 20% आप भरोगे, लेकिन जो 80% है वो कैशलेस होगा, मतलब आपको नहीं भरना है, लेकिन कंपनी सीधा डॉक्टर को पेमेंट करता है, मतलब हॉस्पिटल में पेमेंट करेगा। आई बात समझ में, कैशलेस का मतलब। और विथ कैश क्या होता है, जो विथ कैश होता है उसका मतलब होता है रीइंबर्समेंट, कि पहले आप 100% भर लो,
पहले आप 100% भर लो, उसके बाद कंपनी आपको 80% रीइम्बर्स करेगी, मतलब भर के देगी। और कैशलेस में 80% आपको भरना ही नहीं है, कंपनी खुद ही हॉस्पिटल में पेमेंट कर देती है। आया डिफरेंस समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। मैम वर्ड याद नहीं था। मैम हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोलो 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 मैम बोलो ना, बोलो। ओनली लाइफ इंश्योरेंस में मैम कौन पूछ पूरा रहा है? अमाउंट लास्ट में कौन पूछ मिलता है रहा ना, है? मतलब मैम संदीप। संदीप, अच्छा हाँ बोलो बेटा, हाँ मैम बोलो बोलो। ओनली आपकी आवाज संदीप ब्रेक हो रही है। हेलो, नेटवर्क इशू था मैम। हाँ कोई बात नहीं, बोलो अभी फिर से बोलो। मैम ओनली लाइफ इंश्योरेंस में पूरा होल अमाउंट कवर होके मिलता है ना मैच्योरिटी के बाद, और किसी में नहीं मिलता है ना? नहीं, मतलब इंडेमनिटी बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है लाइफ इंश्योरेंस में, और जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी बॉन्ड होता है। मतलब मतलब नुकसान होगा तो ही आपको फंड्स भर के मिलते हैं। समझो अभी आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो अगर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंडर जा रहे हो आप, तो ही आपको मतलब पूरा पैसा भर के मिलता है। अदरवाइज जो भी आपने प्रीमियम भरा वो कंपनी आपको वापस नहीं करती है, वो गया, वो छूटा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आप कंपनी को जो भरते हो ना, वो आपको रिटर्न में जरूर मिलता है, जरूर। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा होता है जो मैच्योरिटी पे आपको जरूर पे करता है, चाहे डेथ हुई है चाहे डेथ नहीं हुई है, पर आपको पैसा जरूर मिलता है। जनरल इंश्योरेंस में इंडेमनिटी बॉन्ड होता है, मतलब जब कुछ होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भी हम लेते हैं ना, तो भी तो फायदा ही है ना हम हमारे लेने का, क्योंकि अगर कुछ हो गया तो बहुत ह्यूज खर्चा होता है, जो बहुत मोटा खर्चा आता है ना सर पे, वो टल जाता है, इंश्योरेंस कंपनी उसको उठा लेती है। आया समझ में ओके संदीप? मैम। हाँ ओके, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस में ना कुछ और फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड। जैसे आप पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में तो नहीं रहते हो बहुत, अभी जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, आप गांव में चले जाओ किसी, वहां पे पोल्यूशन नहीं होती है ना। महाबलेश्वर चले जाओ, मैथुरान चले जाओ, या छोटे मोटे गाँव में चले जाओ कोई, वहां पे पोल्यूशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम मुंबई में रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन की वजह से हमको बहुत डिजीजेस अट्रैक्ट कर सकते हैं, इजीली हमको कोई भी बीमारी पकड़ सकती है। तो ऐसी सिटीज में हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब सॉरी, प्रीमियम, चलो प्रीमियम की तो बात दूसरी है, पर हम पढ़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के फैक्टर्स, हम प्रीमियम के फैक्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के फैक्टर्स। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड कब बढ़ेगी? जब बीमारियां लोगों में बढ़ेंगी। तो बीमारी तो तब भी बढ़ सकती है ना, जब हम पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में ज्यादा रहते हो, तो हमको सीरियस बीमारियां जल्दी पकड़ सकती हैं। हम किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे केमिकल्स जनरेट होते हैं, पॉइजनस गैसेस जनरेट होती हैं, तो हमारे हेल्थ को वो जल्दी इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसा कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए जरूर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, ऐसे रीजंस की वजह से, ऐसे फैक्टर्स की वजह से, ऐसे डिटर्मिनेंट्स की वजह से। आपकी लाइफस्टाइल ही बहुत अजीब है, बहुत ज़्यादा आप बाहर का खाना खाते हैं, बहुत मीठा खाना खाते हैं, या बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो आपको डिजीजेस ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, है ना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, टैक्स बेनिफिट्स के कुछ ऐसे हैं जिससे लोग खुद ही चाहते हैं कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदूं। क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेगा ना, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, रूल बना दिया, तो इसलिए भी तो हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ रही है ना। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू मीट मेडिकल एक्सपेंडिचर्स, ट्रीटमेंट, इसीलिए भी वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। अब जैसे मिडिल क्लास हूँ मैं, समझो, अब मिडिल क्लास लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े मेडिकल एक्सपेंडिचर्स फ्यूचर में, तो वो लोग सोचते हैं आज से ही थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरो, छोटा छोटा अमाउंट, और जब कुछ होगा तो कंपनी हमको सपोर्ट करेगी। इस वजह से भी हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में। हम पढ़ रहे हैं मार्केट में डिमांड कब बढ़ रही है। इन जनरल द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द डिमांड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया।
डिमांड क्यों बढ़ रही है हेल्थ इंश्योरेंस की इंडिया में स्पेसिफिकली? अब वायरस के बाद तो बहुत ज्यादा हो गई है ना? डेथ्स इतनी ज्यादा हो रही हैं फैमिलीज में, आप देखोगे तो लोग अभी सोचते हैं कि अब मुझे हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, है ना? Most companies are providing the advantages of health insurance to its workforce. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कंपनीज अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए इंश्योरेंस करवा रही है आजकल, अभी ये धीरे धीरे शुरू हो गए ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, पॉलिसी लेना, रिमूवल्स, क्लेम्स आर वेरी इजी टुडे। तो आजकल टेक्नोलॉजी पे होता है ना, सब सॉफ्टवेयर में होता है सब कुछ, तो पॉलिसी लेना भी ऑनलाइन, क्लेम सेटल करना भी ऑनलाइन, अगर सरेंडर करनी पॉलिसी तो भी ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन। सो बहुत इजी हो गया है आजकल, आपको बार बार कंपनी में विजिट नहीं करना पड़ता। सो इसलिए भी क्योंकि इजी हो गया तो लोग बोलते हैं ना चलो खरीद लेते हैं। पहले बहुत कंपनी में विजिट करना पड़ता था, लाइनें लगानी पड़ती थी, लॉन्ग क्यूज वर देयर, वी हैड टू वेट देयर फॉर नंबर ऑफ आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। सो इसलिए भी लोग नहीं चाहते थे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, और अब तो सब इजी हो गया तो डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस मैम। Yes, ma'am. श्योर क्लियर हुआ? एक बार फिर Yes, से ma'am. बताओ। ओके ओके। अब क्या बाकी है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क। देखो, दो डिटर्मिनेंट्स है इस चैप्टर में। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जब हम बेचते हैं तब कौन सी चीजें ध्यान में रखते हैं? एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा, फैमिली बैकग्राउंड एक्सेट्रा, मेडिकल हिस्ट्री एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम। मतलब अभी कंपनी को प्रीमियम डिसाइड करना है। अब पॉलिसी, मैं नहीं बोल रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस, मैं बोल रही हूँ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो प्रीमियम होता है ना, अब वो कंपनी को अगर डिसाइड करना है कि कितना होना चाहिए, तो कंपनी उसके लिए कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखती है, अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, 5-6 पॉइंट्स ही हैं, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद है हमारे चैप्टर में जस्ट अ मिनट, हाँ हम सिर्फ देख लें कितना बाकी। ये नहीं, ये तो इन इंडिया वाला बस, उसके बाद नहीं है। हाँ मतलब अभी ना 2 ही टॉपिक्स हैं, ये फटाफट मैं आपको करवा दूंगी डिस्टिंग्विश। उसके बाद आपका ये तो कुछ नहीं है, हो गया फिर चैप्टर। ठीक है, फिर चैप्टर हमारा पूरा। तो मतलब अभी हम क्या डिस्कस करेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम। अभी देखो, कंपनी जब प्रीमियम डिसाइड करना चाहती है, कंपनी को लगता है कि अब प्रीमियम में कैसे कैलकुलेट करूं, हर एक की पॉलिसी तो अलग अलग है, सबकी स्कीम्स तो अलग अलग है। किसी ने डिसेबिलिटी वाला खरीदा हुआ है, किसी ने एक्सीडेंट वाला खरीदा हुआ है, किसी ने ट्रैवलिंग ओवरसीज वाला खरीदा हुआ है, और किसी ने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए खरीदा है, तो किसी ने डेली कैश अलावेंसेस वाली स्कीम खरीदी है। तो मैं प्रीमियम कैसे डिसाइड करूं? तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जब प्रीमियम कंपनी डिसाइड करना चाहती है, तो कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखती है? पहला, एनुअल क्लेम कॉस्ट, मतलब मॉर्बिडिटी बोलते हैं उसको, एनुअल क्लेम कॉस्ट। मतलब अगर सपोज कुछ हो जाता है पर्सन के साथ और कंपनी को अगर भरना पड़ा, क्लेम भरना पड़ा, सेटल करना पड़ा, तो कितने एक्सपेंसेस होंगे उसका अंदाजा लगाकर कंपनी आज कैलकुलेट करती है साल भर में। एनुअली, एनुअल मतलब साल भर में। क्लेम कॉस्ट मतलब इस क्लेम को मैंने अगर भरा तो मुझे कितना खर्चा उठाना पड़ेगा एनुअली, वो कैलकुलेट करके कंपनी आपको मेजरमेंट करके बताती है। देखो लिखा हुआ, द मेजरमेंट ऑफ एनुअल क्लेम कॉस्ट फॉर गिवन टाइप ऑफ बेनिफिट, मतलब आपको मैं कौन सी पॉलिसी दे रही हूँ अंडर गिवन इंश्योर्ड क्लास, कौन से क्लास के अंडर में दे रही हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल भी होता है, डिसेबिलिटी भी होता है, कौन सा क्लास, कौन सी कैटेगरी है। इज अराइव्ड एट बाय, मतलब कैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसको, मल्टीप्लाइंग एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, कितनी बार ये इवेंट हो सकता है। देखो डेली कैश अलावेंसेज है तो जल्दी जल्दी हो सकता है ना, लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्सीडेंट, तो जरूरी थोड़ी एक्सीडेंट बार बार होता है क्या किसी का? इतना तो मुझे पता है ना, ज्यादा से ज्यादा एक साल में 2 बार एक्सीडेंट होगा, तो मैंने अंदाजा लगा लिया 2 बार। फ्रीक्वेंसी मैंने निकाल दी कि ये इवेंट कितनी बार हो सकता है। ठीक है, अंदाजा लगाती कंपनी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इवेंट में कितनी फ्रीक्वेंसी है
व्हेन सच एन इवेंट टेक्स प्लेस, किसके मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एवरेज क्लेम के साथ। मतलब मुझे कितना क्लेम भर के देना पड़ेगा जब ये इवेंट आएगा, मतलब ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ या पर्सन बीमार हो गया तो मुझे कितना क्लेम सेटल करके देना पड़ेगा, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, कितना क्लेम। तो वो अंदाजे से कंपनी कैलकुलेट करके बताती है आपको। और ये डिपेंड किस पे करता है, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, कौन से जोग्राफिकल एरिया में आप रहते हो। ज़्यादा ऐसी एरिया है जो बहुत मतलब खराब एरिया है, जहाँ पे कचरा बहुत है, मॉस्किटोज बहुत है, तो फिर तो बीमारियां होने के चांसेस भी तो ज़्यादा है ना। क्लीन और पॉश एरिया में नहीं रहते हैं हम सपोज, तो जहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वहां पर बीमारियां भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड पेमेंट अरेंजमेंट्स। मतलब कैसे कैसे प्रीमियम भरा जाएगा, उसका भी एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज केप्ट इन माइंड बिफोर डिसाइडिंग द प्रीमियम। मतलब कैसे सामने वाला ये प्रीमियम भरेगा और इस प्रीमियम को कैसे हम यूटिलाइज करेंगे फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्लान बेनिफिट्स। मतलब आगे चल के अगर कंपनी को कुछ भरना पड़ा, किसी के एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस भरने पड़े, तो क्या वो इस प्रीमियम में एडजस्ट हो रहे हैं? कंपनी अपना नुकसान भी तो नहीं करेगी ना। ठीक है, और कंपनी इसके लिए क्या चार्ज करती है जब आपको ये सर्विस ऑफर करती है? तो फी फॉर सर्विस, मतलब फीस चार्ज करती है आपसे, उसको बोलते हैं एफएफएस। तो इसी फीस के ऊपर आपका एक्सपेंसेस, आपके हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, आपका जो भी प्लान पॉलिसी खरीदी हुई है, उसमें जितनी भी स्कीम खरीदी हुई है आपने, उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड होता है। अच्छा, एक्सपेंसेस, कंपनी के कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। अब देखो, कंपनी ने आपको जब भी प्रोडक्ट बेचा ना, तो उसको एजेंट के थ्रू बेचा था। मतलब मैं कंपनी से सीधा नहीं मिली थी, कंपनी ने तो एजेंट को घर पे भेजा था। तो एजेंट को कमीशन देना, सेल्स एजेंट होता है, अंडर राइटर्स होते हैं जिनको कमीशन देनी पड़ती है, और मतलब जो सेलिंग मार्केटिंग करते हैं उनको उनकी सैलरी देनी पड़ती है। तो एडवर्टाइजमेंट होती है जिसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शन भरना पड़ता है। टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे कि अब तो खरीद लो मेडिकल इंश्योरेंस, ऐसा बोलता है वो कि अब वायरस हो गया, अब इतनी बीमारी आ गई है, तो अब तो खरीद लो मेडिकल इंश्योरेंस, महंगा नहीं है, ऐसा भी बोलता है वो। सो इट्स लाइक कंपनी के ये अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं मार्केटिंग करने के, एडवर्टाइजमेंट करने के। फ्री में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करके देगा कंपनी को भी। तो कंपनी अपना एक्सपेंस अपने जेब से थोड़ी निकालती है, आपके प्रीमियम में इंक्लूड कर देती है वो एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस का जितना अमाउंट होता है ना, वो भी ध्यान में रखा जाता है। डिटर्मिनेंट्स मतलब फैक्टर, ये भी एक फैक्टर है जो कंपनी पहले से ही डिसाइड कर लेती है कि ये भी ध्यान में रखना है प्रीमियम कैलकुलेट करने से पहले। इंटरेस्ट लेवल प्रीमियम डिसाइड होता है ना, एक प्रीमियम डिसाइड होता है फर्स्ट ईयर में कितना, सेकेंड ईयर में कितना, और हमेशा के लिए कितना प्रीमियम भरा जाएगा। तो लेटर ऑन ईयर्स में कितना प्रीमियम मुझे मिलेगा। अगर अर्ली किसी की प्रॉब्लम हो गई, और मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का कुछ हो गया, तो मुझे कितना प्रीमियम भरना, सॉरी कितना क्लेम सेटल करना पड़ेगा। तो क्या वो प्रीमियम का नुकसान तो नहीं हो रहा है? वो ना हो, इसीलिए एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। उस रेट के हिसाब से प्रीमियम आपसे लिया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है। और नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड कॉन्टिजेंसी मार्जिन। कंपनी अपना प्रॉफिट भी तो सोचेगी ना। सब काट साट के, एक्सपेंसेस काट साट के आपसे उतना प्रीमियम लेती है जिसमें थोड़ा तो उनको खुद का भी मार्जिन बचना चाहिए ना। कंपनी सोशल सर्विस तो कर नहीं रही है कि जितना उनका एक्सपेंस हुआ उतना ही आपसे प्रीमियम लेगी, नहीं। तो कंपनी क्या करती है, थोड़ा प्रीमियम आपसे ज्यादा लेती है, अपने एक्सपेंसेस को कंपेयर करती है। सपोज उनके एक्सपेंसेस हैं 3,000 रुपये एक पॉलिसी पे, तो आपसे वाकई में 3,000 का प्रीमियम थोड़ी लेगी, आपसे लेगी 3,050 रुपये हर महीने। तो 50 रुपये हर महीने कंपनी अपनी पॉकेट में डालती है, वो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। एक कस्टमर से 50 रुपये हर महीने, तो एक कस्टमर पे पूरे साल भर में 50 × 12 करके देखो, 600 रुपये मतलब एक कंपनी का हो गया ना, और सॉरी एक कस्टमर के ऊपर हो गया ना, एक पॉलिसी पे। ऐसे कितने कस्टमर्स होते हैं जो पॉलिसीज खरीदते हैं, लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी ध्यान में रखती है। हेल्थ चेकअप्स, या आपके कितनी बार आप विजिट करते हो हॉस्पिटल में, या कौन सी ऐसी आदत लगी हुई है आपको, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग की कौन सी ऐसी हैबिट है, या फिर आपका ऑक्यूपेशन कैसा है,
ये सारी जानकारी भी ली जाती है जब आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम डिसाइड करती है कंपनी। ठीक है, ये ना IRDA के ना मैं फटाफट आपको बता देती हूँ क्या है ये। IRDA रेगुलेशंस बनाए गए अप्रैल 1993 में, एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी के जो चेयरपर्सन थे ना वो थे श्री RN मल्होत्रा। और वो कौन थे? फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI तब के टाइम पे जब ये पॉलिसी बनाई गई थी। रेगुलेशंस बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे ये रेगुलेशन? पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब चीट ना हो, किसी भी कस्टमर को चीटिंग नहीं हो, कोई भी कंपनी कोई कस्टमर को चीट ना कर सके और उनके हित में काम करे। इंटरेस्ट मतलब हित, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर एंड टू रेगुलेट एंड प्रमोट एडरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके ऊपर चेक रखा जाए और पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाए। इसके लिए IRDA ने रेगुलेशंस निकाली। कौन से ईयर में कमेटी अपॉइंट हुई थी? ये अप्रैल 1993 में। कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? श्री RN मल्होत्रा। और वो कौन थे? फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI थे तब, जिन्होंने ये कमेटी के रिकमेंडेशंस डाले। ठीक है, IRDA के अंडर में। अच्छा, कौन कौन से रेगुलेशंस आए थे? उनको फिर 2016 में और भी उसको अपडेट किया गया, चेंजेस लाई गई, अपडेट किया गया। पायलट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो 5 साल तक मैक्सिमम पीरियड तक आपको ऑफर किए जाते हैं और इनकी 5 साल में एक्सपायरी पीरियड आ जाती है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं ये, मतलब पॉलिसी होल्डर के हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं ये। ठीक है, पायलट मतलब शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए जाते हैं जिनकी एक्सपायरी थोड़ी जल्दी आती है। डेटा डिस्क्लोजर, जिसमें हर तरीके की डेटा डिस्क्लोज होगी, हर तरीके की, पॉलिसी होल्डर से भी रिलेटेड या कंपनी से रिलेटेड। ट्रांसपेरेंसी मतलब दोनों के बारे में सब कुछ सामने पता होता है। डिस्क्लोजर का मतलब होता है रिटर्न में लिखा हुआ। डेटा डिस्क्लोजर, सारी डेटा मतलब इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की हुई होगी। ठीक है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, कस्टमर का भी कंपनी का भी। जैसे ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी किसी से छुपाया नहीं हो कुछ भी। डिस्काउंट्स, कौन से प्रीमियम पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, कौन सी पॉलिसी पे कैसा डिस्काउंट है, कब रिन्यू कर सकते हो, रेगुलर पॉलिसी है कि खत्म होने वाली है, कैसे कंसल्ट कर सकते हो आप, कैसे कोई मेडिकल सर्विसेज का डायग्नोस्टिक्स लेना हो या कंसल्टेशन करनी हो तो कंपनी के जरिए, इंश्योरेंस कंपनी के जरिए कैसे, जो हॉस्पिटल्स टाई अप हैं उनके पास जाके हमको विजिट करना, तो कैसे आप ये सारी फैसिलिटीज ले सकते हो, वो होते हैं डिस्काउंट्स। क्रेडिट लिंक्ड इंश्योरेंस, क्रेडिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब क्रेडिट लिंक्ड हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि देखो ये बेनिफिट है ना, इसमें डेथ बेनिफिट भी इंक्लूड किया गया। मतलब अगर पॉलिसी के दौरान किसी की डेथ भी हो जाती है ना तो मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस की जो ये पॉलिसी है आपको मैक्सिमम अमाउंट की बेनिफिट अवेल करके देती है फैमिली मेंबर्स को। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट लिंक्ड, जोड़ा गया, मतलब लिंक्ड मतलब एसोसिएट कर दिया एक पॉलिसी को हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, और ये मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 5 इयर्स की लाइफ होती है इस पॉलिसी की। पोर्टेबिलिटी क्या होता है? पोर्टेबिलिटी मतलब इंश्योरेंस एजेंट्स विल नॉट गेट एनी कमीशन इफ द कस्टमर चूज हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे आप पोर्ट करवाते हो ना, जैसे वोडाफोन से आइडिया में पोर्ट करवा दिया। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही है? No, ma'am, it's clear. मैम आज आ रही है ना? बच्चा आपकी साइड से इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, बाकी सबको आवाज आ रही है? Yes, ma'am. ओके यस मैम। ओके, एनीवेज 5 मिनट्स में हम वाइंड अप करेंगे। अच्छा, पोर्टेबिलिटी जैसे अभी हम क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना हमारे सिम कार्ड्स, उसको हम पोर्ट करवा सकते हैं। जैसे हमने वोडाफोन में आइडिया में गए, आइडिया से एयरटेल में, एयरटेल से जियो में। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब सेम इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर हमने renew का ऑप्शन सिलेक्ट किया, they will continue to get commission when a policy holder renews the same insurance policy regularly.
पोर्टेबिलिटी ना हो उसमें। पोर्टेबिलिटी का मतलब रिन्यू करने का ऑप्शन होता है। रिन्यू करने का ऑप्शन होगा तो ही तो एजेंट को कमीशन मिलेगा ना। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब पोर्टेबिलिटी अगर जब तक है तब तक आप रिन्यू नहीं कर सकते हो, समझा? तो पोर्टेबिलिटी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पोर्टेबिलिटी है तो रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब खत्म करनी पड़ेगी पॉलिसी। ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉम्बी प्लान। कॉम्बी कॉम्बी मतलब क्या होता है? कॉम्बी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स टुगेदर, टू थिंग्स टुगेदर। जैसे द न्यू रेगुलेशन अलाउज द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर कॉम्बी प्लान्स व्हिच कैन बी हाइब्रिड ऑफ हेल्थ एंड लाइफ। मतलब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपने लाइफ इंश्योरेंस का एक स्कीम जोड़कर आपने लोगों को दे दिया अपनी पॉलिसी में। ऑल्दो हेल्थ इंश्योरेंस किसका पार्ट है? जनरल इंश्योरेंस। और लाइफ इंश्योरेंस तो ऑल टुगेदर लाइफ इंश्योरेंस एक अलग ही पार्ट हो गया, वो जनरल में नहीं आता है। लेकिन कॉम्बी प्लान का मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपको जैसे मनी बैक पॉलिसी जोड़ दी, एंडोवमेंट पॉलिसी जोड़ दी, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी को जोड़ दिया गया। देखा? हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कॉम्बी प्लान्स आपको ऑफर किए जाएंगे कंपनीज के जरिए विच कैन बी हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्स ऑफ हेल्थ एंड लाइफ। हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा एक ही पॉलिसी में, लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा उसी पॉलिसी में। ठीक है, ओके। तो हमारा मैम चैप्टर का लास्ट, हाँ जी मैम कैन यू जी एक्सप्लेन जी। दैट पोर्टेबिलिटी अगेन? देखो पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है जिसमें आप रिन्यू का ऑप्शन नहीं है, आपके पास रिन्यू नहीं है, तो जब तक रिन्यू नहीं करवा सकते हो ना तब तक एजेंट्स को ना कमीशन भी नहीं मिलती है। क्या लिखा हुआ है देखो पोर्टेबिलिटी में? एज पर न्यू रेगुलेशन इंश्योरेंस एजेंट्स विल नॉट गेट एनी कमीशन इफ कस्टमर चूज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब ये तो एक्सपायर हो जाएगा, इसको हम रिन्यू नहीं करवा सकते। हाँ, लेकिन अगर रिन्यू वाला ऑप्शन है दे विल कंटिन्यू टू गेट द कमीशन। आया समझ में? पोर्टेबिलिटी का मतलब रिन्यू ऑप्शन उसमें नहीं है। पोर्टेबिलिटी मतलब आप चेंज कर दोगे इसको। हम अपने अपने सिम कार्ड को कैसे पोर्टेबल करते हैं? पोर्टेबल पोर्ट करवाते हैं ना, आइडिया से आपने पोर्ट करवा दिया एयरटेल में, एयरटेल से पोर्ट करवा दिया जियो में। तो पोर्ट करवाना मतलब एक को खत्म करके दूसरा स्टार्ट करना। तो यहाँ पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो जाएगी और दूसरी शुरू हो जाएगी, जिसमें आप रिन्यू नहीं करवा सकते हो, खत्म करके दूसरा नया शुरू करना पड़ेगा। वो होता है ऑप्शन पोर्टेबिलिटी का। समझ में आया? संदीप ने पूछा ना शायद। नो मैम। किसने निशांत पूछा? है। निशांत। निशांत। अच्छा, हाँ निशांत समझ में आया? यस मैम। हाँ, ओके। सो ये हो गया आपका पोर्टेबिलिटी का। कॉम्बी प्लान मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये कुछ नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे IRDA के जरिए। ठीक है, ये हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया, ये सिर्फ आपको रीड करना है, दैट्स इट। उसके बाद है हमारा लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस। वैसे तो मैं हमेशा जो जो डिस्टिंग्विशेस होते हैं ना वो होमवर्क में देती हूँ, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कर लिया ना लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का। सो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद ही रीड कर लो, बट आपको चाहिए तो मैं करवा लेती हूँ फटाफट, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? आपको डेथ के बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता है, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। और हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? आपके होते हुए अगर कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो उसका प्रोटेक्शन आपको मिलता है। अमाउंट, इसका अमाउंट कितना होता है, मतलब किसको पे किया जाता है? अगर पर्सन है तो पर्सन को, नहीं तो नॉमिनी को। और इसमें किसको पे किया जाता है? सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कवरेज, कितना पे किया जाएगा, जिसकी जितनी ट्रीटमेंट हुई उतना उसको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, डिपेंड्स आपकी कितना कवरेज है, आपका कितना मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ, उतना अमाउंट पे किया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं आपको लाइफ इंश्योरेंस में? हाँ बिल्कुल मिलते हैं। एडिशनल बेनिफिट्स का मतलब है राइडर, मैच्योरिटी बेनिफिट, सरेंडर बेनिफिट, बहुत कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और यहाँ पे फ्री इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर हेल्थ चेकअप्स। यहाँ पे ऑफर मतलब ऑफर में आपको एक और स्कीम के अंडर में आपको हेल्थ चेकअप्स भी फ्री में दिए जाते हैं।
या समझ में आया सेकंड पॉइंट? Yes, ma'am. हाँ जी। उसके बाद है हमारा फोर्थ, टाइप ऑफ कवर। टाइप ऑफ कवर मतलब टाइप मतलब इसमें क्या अकेला मैं खुद अपनी एक पॉलिसी, अकेले की पॉलिसी खरीद सकती हूँ लाइफ इंश्योरेंस में? हाँ। ग्रुप वाली भी खरीद सकती हूँ? बिल्कुल खरीद सकती हूँ। ठीक है, अब इसमें आ जाओ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस में। हम इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, फैमिली का भी ले सकते हैं, पूरा ग्रुप का भी ले सकते हैं, मतलब कॉर्पोरेट कंपनीज एम्प्लॉयज के लिए ले रही हो तो इसमें भी आपको इंडिविजुअल एंड ग्रुप अवेलेबल है। इसमें ग्रुप, इंडिविजुअल, फैमिली सब अवेलेबल है। टाइप ऑफ द प्लान्स, कौन कौन से प्लान्स इसमें होते हैं? टर्म प्लान हमने सीखा था ना, होल लाइफ, टर्म प्लान, एंडोवमेंट, सीखा था ना, सेविंग, पेंशन प्लान, ये इसके टाइप्स होते हैं। और इसमें कौन से टाइप्स होते हैं? क्रिटिकल इलनेस, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान्स, सीखा था ना, क्रिटिकल इलनेस वगैरह वगैरह। डिसेबिलिटी यहाँ पे अधूरा लिखा हुआ है, आप एक और ऐड कर सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस और डेली कैश अलावेंसेस पॉलिसी, और डिसेबिलिटी इनकम पॉलिसी, लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सारे टाइप्स हैं। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है, हाँ। कौन सा सेक्शन? 80C। और इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, हाँ। कौन सा सेक्शन? 80D। ठीक है, समझ में आया सबको? ये था आपका लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइफ वर्सेस हेल्थ। सो देखो मैम 150 तक का लेक्चर था ना, हमने आधा घंटा एक्स्ट्रा लिया है बट चैप्टर पूरा कर लिया। तो ये आपका लास्ट सैम्पल फॉर्म्स है, ये सिर्फ आपको गो थ्रू करना है, ये कुछ भी पेपर में नहीं पूछते हैं। ये सैम्पल फॉर्म्स है SBI और ICICI के, और फिर उसके बाद ये आपके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फाइन, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. सो आप पढ़िए, उसको रीड ऑन कीजिए सारे चैप्टर को। पहले तो आप इंटरनल्स की तैयारी कीजिए और उसके बाद ये चैप्टर रीड ऑन करना इंटरनल्स के बाद, एंड देन if at all you have any doubt we can have a discussion over the chapter again. मैम इंटर में 3 चैप्टर है ना? हाँ जी, इंटरनल्स के लिए आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर लाइफ इंश्योरेंस का। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के तीनों चैप्टर्स, यूनिट 1 के तीनों चैप्टर्स। इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू अगेन ऑन द स्क्रीन, जस्ट वेट अ मिनट। मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा देती हूँ कौन कौन से चैप्टर्स आपको इंटरनल्स के लिए आएंगे। ये वाले 3, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स, और नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ओके मैम। या इज इट ओके? Yes, ma'am. So I think we can wind up for the day. Thank you for your cooperation and extending a little. I mean, थोड़ा हमने टाइम भी extend कर लिया. Thank you for your cooperation, and please keep revising, and all the best for your internal exam. Thank you, ma'am. Yeah. Okay. See you soon, and please keep revising. Please keep studying. Okay. Okay, ma'am. Yeah. Okay. Okay. Bye, everybody. Take care. Bye, ma'am. Take care. Yeah. Bye. Bye, Butcha. Bye. Take care.